हेलो फ्रेंड, आई एम योर टीचर मिस्टर विशाल गुप्ता। सो आज की इस लेक्चर में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर 1 का गाउस प्रमेय का अनुप्रयोग से आवेशी चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने गाउस के नियम किया था, गाउस के नियम के अनुप्रयोग होते हैं। इसका 3 अनुप्रयोग है। तीसरा अनुप्रयोग में से फर्स्ट अनुप्रयोग है, पिछला लेक्चर देख के आए होंगे तो तुम लोग को ये पता होगा। मैंने वहाँ पे 3 अनुप्रयोग को बताया हुआ था, जिसमें से फर्स्ट मैंने बोला था कि मैं पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड अपलोड करूंगा। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से देखें तो ये लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका जो तीनों लेक्चर है मोस्ट इंपॉर्टेंट है एकदम, उसको छोड़ना नहीं। ठीक है, देखो वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र जो चैप्टर 1 है फिजिक्स का क्लास 12 का, उसमें से देखो 3 या 4 टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है। गाउस का नियम का अनुप्रयोग, एक कूलॉम का नियम। ठीक है, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट एकदम। ठीक है, जहां से भी अगर देखो तुम्हारा अगर ये नहीं पूछता तो फिर न्यूमेरिकल टाइप से कुछ पूछेगा, नहीं तो फिर अगर उसको थ्योरी पूछना होगा तो फिर यही सब पूछेगा ये। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर को बिना किसी देरी की स्टार्ट करते हैं। सक्सेस साइंस के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। पिछला लेक्चर देखना नहीं भूलना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका प्लेलिस्ट यहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, आगे देखो। तो इन द लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था गाउस का नियम। गाउस का नियम क्या होता है और उसके बाद गाउस के नियम का अनुप्रयोग पढ़ा था। ठीक है, तो देखो एक बार मैं रिकैप देता हूँ यहाँ पे। तो इस नियम गाउस का नियम क्या है? इस नियमानुसार किसी बंद गाउसीय पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उसके अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। फिर से बोल रहे हैं, इस नियम के अनुसार गाउस का नियम क्या है? ठीक है, तो इस नियमानुसार किसी बंद गाउसीय पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उसके अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, जो कि फाई इक्वल टू बंद समाकलन EdA cos थीटा। ठीक है, और जो गाउस का नियम जो होता है वो फाई से डिनोट किया जाता है। ठीक है, फाई इक्वल टू होता है Q/ε0। ठीक है, फाई इक्वल टू क्या होता है? फाई इक्वल टू Q/ε0। ठीक है, या फाई इक्वल टू सिग्मा Q/ε0। ठीक है, ये तुम्हारा होता है। ठीक है, आगे देखो बेटा। देखो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, इसको मिस नहीं करना है। एक एक लेक्चर को तुम लोग ध्यान से सुनो, समझो, समझने की कोशिश करो, समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो उसके हमने इससे पिछले वाले लेक्चर में गाउस के नियम का सत्यापन भी किया हुआ था। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, जाकर वहां से वॉच कर सकते हो। ठीक है, आगे देखो लास्ट लेक्चर में हमने यही पढ़ा था। अब न्यू लेक्चर के साथ यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखो गॉस प्रमेय का उपयोग करते हुए आवेशित चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हमको फाइंड करना है। ठीक है, इसका इंग्लिश नाम क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए चार्ज्ड कंडक्टर वायर यूजिंग गाउस थ्योरम। ठीक है, हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी तुम लोग देखते जाओ, क्योंकि तुम जब 12th बाद बड़े क्लासों में जाओगे, जैसे अगर तुम साइंस के फील्ड में जाते हो तो तुमको फिर वहाँ पे तुम VSc लोगे। ठीक है, VSc के बाद MSc करोगे। ठीक है, अगर साइंस के फील्ड में जाते हो, BSc करते हो, तो बेटा VSc सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही प्रोवाइड होता है। इस चीज़ को ध्यान रखना, BSc हिंदी मीडियम से नहीं होता है, टोटल इंग्लिश मीडियम से होता है। तो अगर सिर्फ तुमको अगर ये इंग्लिश का छोटा वर्ड याद रहेगा, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए चार्ज कंडक्टर वायर यूजिंग गाउस थ्योरम। ठीक है, तो तुम समझ जाओगे कि ये गाउस प्रमेय का उपयोग करते हुए आवेशित चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो हिंदी के साथ साथ कम से कम उसका टॉपिक का इंग्लिश कवर करते चलो। ठीक है, आगे आसानी पड़ेगी। ठीक है, तो चलो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे हमको करना क्या है, ज्ञात क्या करना है। तो इसमें जैसे मान लो कोई अनंत आवेशित चालक तार है। ठीक है, हमने यहाँ पे माना, सॉल्यूशन करते हैं यहाँ पे, हमने माना यहाँ पे बेटा कोई एक अनंत आवेशित चालक तार है। ठीक है, ये मानते हैं एक कोई अनंत आवेशित चालक तार है, वही चालक तार जो आपके घरों में यूज होता है। तार की बात कर रहे हैं, वायर की बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, माना हमने ये माना एक आवेशित तार है जिसकी लंबाई अनंत है, जो इसकी अनंत लंबाई है। ठीक है, जिसके बीच की दूरी हमने यहाँ पे क्या मानेंगे? R मानेंगे। ठीक है, तो इसमें देखो इसमें जो धारा की बात किया जाए तो इसमें प्लस चार्ज इसमें प्रवाहित हो रही है। इस तार में धारा प्लस चार्ज प्रवाहित हो रही है। ठीक है, फिगर समझ जाओ, सब समझ जाओगे। यहाँ पे इसकी दूरी DL लेते हैं, यहाँ पर भी इसकी दूरी DL लेते हैं। ठीक है बेटा, चलो आगे देखो। एक यहाँ से इसका लाइन खींचते हैं। ठीक है, एक लाइन खींचते हैं जो कि यहाँ पे एक बिंदु हम यहाँ पे P को अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, एक हमने यहाँ पे P बिंदु को अज्यूम किया। ठीक है, इसके सेंटर से, इस तार के सेंटर से हमने P बिंदु को एक अज्यूम किया। ठीक है, और इस सेंटर से बिंदु P तक की दूरी को हमने क्या माना? R माना। ठीक है, हमने क्या माना? R माना। ठीक ना, तो जो तुम्हारा अभी सेंटर है, ठीक है, अब उसको यहाँ पे अगर इसको और आगे ले जाते हैं, 1 मिनट। देखो ये तो तुम्हारे यहाँ पे सेंटर हो गया, P सेंटर है। ठीक है, अब भी जब इसके और आगे जाएगा तो हम इसकी दिशा को फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? दिशा को फाइंड करेंगे, जो एक्चुअल में जो विद्युत क्षेत्र है वो किस दिशा की ओर गमन कर रही है। ठीक ना, तो हमको यहाँ पे दिशा फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जब दिशा की बात की जाए तो यहाँ पे
एक दिशा यहाँ पे तुम्हारा, जैसे यहाँ पे एक लाइन अगर यहाँ पे ड्रॉ करेंगे दिशा अगर फाइंड करने के लिए, तो देखो ये तुम्हारा हो जाएगा डी ई साइन थीटा। क्या हो जाएगा? डी ई साइन थीटा। ठीक है, डी ई साइन थीटा। और ये तुम्हारा हो जाएगा, ये भी हो जाएगा डी ई साइन थीटा। ठीक है, एक मिनट, ये भी तुम्हारा हो जाएगा डी ई साइन थीटा। ठीक है, अभी हम इसके क्या क्या बारे दिशा फाइंड करें कि ये कौन से डायरेक्शन में गमन कर रहा है। ठीक है, कलर चेंज करके दिखाते हैं। यहाँ पे देखो आगे अगर इसके जाओगे थोड़ा सा, ठीक है, डी साइन थीटा, डी साइन थीटा, जब देखो इसका दो दिशा निकलेगा। ठीक है, एक इसका दो दिशा निकलेगा, तो जो तुम्हारा दिशा होगा ये तुम्हारा होगा डी ई। ठीक है, क्या होगा? डी ई वैक्टर। ये भी तुम्हारा होगा डी ई वैक्टर। और उसके बाद यहाँ पे जो ये और आगे जब ये रेखा जब और आगे जाएगा तो ये हो जाएगा डी ई कॉस थीटा, और ये हो जाएगा डी ई, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है सबसे पहले। उसके बाद जब यहाँ पे नीचे डी ई कॉस थीटा होगा माइनस में डी ई कॉस थीटा, तो ये उसी डायरेक्शन में पुनः वापस मुड़ जाएगा। ठीक है, डी ई कॉस थीटा, डी ई कॉस थीटा, इसको अच्छा से लिख दो, डी ई कॉस थीटा। ठीक है, तो जो इसकी दिशा होगी उसकी वो दिशा की डायरेक्शन डी ई होगा और डी ई कॉस थीटा। ठीक है, डी ई के साथ ही डी ई कॉस थीटा। ठीक ना? तो अब देखो, अब तुम्हारा क्वेश्चन यहाँ से एकदम सिंपल हो गया। डी साइन थीटा से डी साइन थीटा तुम्हारा कट जाएगा, और इसको जो हम अज्यूम करेंगे, इसको यहाँ पे इसका जो बीच की कोण बनेगा उसको हम यहाँ पे थीटा अज्यूम कर लेते हैं। क्या करते हैं? थीटा अज्यूम कर लेते हैं। अब इसमें देखो हमको कुछ मानने की जरूरत है। ठीक है, इसमें हम कुछ मानेंगे। ठीक है बेटा, इसमें हम कुछ मानेंगे। यहाँ पे कुछ मानेंगे, जैसे हमने अभी तक जो फिगर को बनाया उसमें अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें तो लिखेंगे, माना एक आवेशित तार है। ठीक है, एक आवेशित चालक तार है। ठीक है, वीडियो को पूरा देखना। ठीक है, तब समझ में आएगी। जिसकी फिगर कंफर्म हो गया ना? फिगर जैसे एकदम है सेम हो वो एग्जाम में वैसे ही बनाना। ठीक है, इसमें ज़्यादा इधर उधर नहीं करना। फिगर जितना सिंपल हो सका उतना समझाने का यहाँ पे कोशिश किया हो। ठीक है, वॉइस प्रॉब्लम नहीं आ रही है ना? एक बार कमेंट करके बता देना वॉइस अगर प्रॉब्लम होगी तो, क्योंकि आज नया नया माइक खरीदा हूँ इसलिए पूछ रहा हूँ। ठीक है, जिसकी लंबाई यहाँ पे लिखेंगे, जिसकी लंबाई अनंत है। अनंत का इंग्लिश क्या होता है? इन्फिनिटी। ठीक है, इसका कोई तोड़ नहीं है, ये कहाँ तक जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, ठीक है, जिसके बीच की दूरी आर है। ठीक है, अब देखो बी नंबर देखो क्या है, हमें बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। हमें बिंदु P पर क्या करना है? ये वाला P पर जो भी यहाँ पे मैंने माना था यहाँ पे, उस पर हमको क्या करना है? बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है, मतलब P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का जो क्षेत्र होगा उसको हमको फाइंड करना है P बिंदु पर। ठीक है, तो देखो इसमें हम एक चीज और यहाँ पे लिख लेते हैं, जिसमें लेमडा आवेश यहाँ पे जिसके बीच की दूरी आ रही है, जिसमें यहाँ पे फर्स्ट वाले जिसमें लेमडा आवेश है। कौन सा आवेश है? लेमडा आवेश गमन कर रहा है। ठीक है, लेमडा आवेश है। ठीक है, ठीक है, देखो हमने क्या माना, सबसे पहले ए नंबर में माना है एक आवेशित चालक तार है जिसकी लंबाई अनंत है, इन्फिनिटी है, जिसके बीच की दूरी आर है अकॉर्डिंग टू फिगर। ठीक है, जिसमें लेमडा आवेश है, ये हमने अपने से माना जिसमें लेमडा आवेश गमन कर रहा है। ठीक है, और उसके बाद बी नंबर में क्या लिखा? पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की हमें क्या करनी है? गणना करनी है। इसमें हमने इस फिगर में हमें पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की फाइंड करना है। तो आगे देखो, आगे हम चलेंगे इसमें इसके वेलन से। ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप से चलेंगे यहाँ पे। तो देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले एक वेलन। ठीक है, वेलन, ठीक ना, सिलेंड्रिकल शेप का यहाँ पे एक वेलन को फाइंड एज्यूम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरह से तुम्हारा वेलन होता है। देखो इस तरह से तुम्हारा कुछ वेलन होता है बाबू। तो इसमें हम उस तार को जो अनंत आवेशित चार्ज जो हमने फिगर से लिया था उसको यहाँ पे हम इसको रख देते हैं। अनंत आवेशित तार है ये। ठीक ना, तो देखो अब इसमें क्या करेंगे, तो इसमें जो तुम्हारा इसका अगर हाइट की बात किया जाए, इस वेलन की हाइट क्या मानेंगे? h मानेंगे। ठीक है बेटा, इस वेलन की हाइट h मानेंगे। और ये तुम्हारा वेलन जो है यहाँ से ये खोखला वेलन नीचे से ऊपर से ये वेलन भरा हुआ है। ठीक है, इसके अंदर से कोई आवेशित चालक तार, अनंत आवेशित चालक तार गमन कर रही है। ठीक ना, उसका इलेक्ट्रॉन गमन कर रहा है। ठीक है, तो देखो
इसमें अगर तो इसमें अगर देखो, और यहाँ से ये जो सेंटर है, ठीक है ना, जो हमने जहाँ से सेंटर लिया था हमने, ठीक है, जो पी बिंदु तक हम ले गए थे, उसके बीच की दूरी हमने क्या माना था, तो इसके बीच की दूरी आर माना था, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या है, पी बिंदु है, यहाँ पे पी बिंदु है, और इसके बीच की दूरी क्या माना था हमने, आर माना था, ठीक है। ये इसको अच्छा से लिख दो, ये हमने आर माना हुआ था, ठीक है, आर माना हुआ था अकॉर्डिंग टू फिगर। देखो इस फिगर के अकॉर्डिंग ही सब बता रहा हूँ, ठीक है, इसलिए पहले फिगर को कंफर्म कर लेना, उसके बाद ही आगे बढ़ना। तो देखो इसमें यहाँ से जब एक कोण खींचेंगे, ठीक है, अब इसमें एंगल को, अब इसमें एंगल को दर्शाओ, तो जैसे यहाँ से अगर कोण कोई खींचोगे, ठीक है, तो क्या होगा ये DA1, ठीक है, DA1 cos 0 डिग्री, ठीक है बेटा, क्या होगा DA1 cos 0 डिग्री। अब सर पूछोगे cos 0 डिग्री ही क्यों, तो देखो बेटा cos 0 का वैल्यू 90 डिग्री होता है, ठीक है, और ये कोण ऐसे बन रहा है, इट मीन समकोण से ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। ये तुम्हारा थीटा अगर इसमें लेते हैं तो ये 90 डिग्री, और यहाँ पे जो फार्मूला होता है इसका गाउस का नियम का फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन EDA, ठीक है, EDA क्या होता है, cos थीटा होता है, ठीक है। इसलिए मैंने तुमको बोला था कि जो गाउस का नियम है उसको इम्पोर्टेंट है, उसका फार्मूला सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। तो सबसे पहले करेंगे, एक मिनट, यार हवा बहुत चल रहा है यार आज। चलो देखो यहाँ पे ये 90 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पे जैसे कोई अनंत आवेशित चालक तार ये ऐसे ऊपर जा रहा था, और यहाँ पे एक हमने अगर एंगल को ड्रॉ किया तो ये 90 डिग्री हो गया। इट मीन्स DA1 cos 0 डिग्री, ठीक है, cos 0 डिग्री यहाँ पे cos ऑफ 90 डिग्री, यार सॉरी, यहाँ पे cos ऑफ 90 डिग्री होगा, cos ऑफ 90 डिग्री, मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ, cos ऑफ 90 डिग्री होगा, ठीक है। देखो cos ऑफ 90 डिग्री होगा क्योंकि ये समकोण त्रिभुज से लाई कर रहा है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से अगर इसका अगर सेंटर से लें, ठीक है, P बिंदु से अगर लेते हैं यहाँ से, तो क्या होगा ये डी एंगल नंबर 2 DA2 cos ऑफ 0 डिग्री होगा, DA2 cos ऑफ 0 डिग्री, ठीक है। और वहीं पे सेम अगर इसका जस्ट नीचे से लेते हैं, कोई अगर कोण को एज्यूम करते हैं, तो यहाँ पे होगा DA3 cos ऑफ 90 डिग्री होगा बेटा, 90 डिग्री होगा ना। अगर एक ऐसे जाएगा ये, तो ये देखो 90 थीटा बना, और यहाँ पे समकोण त्रिभुज से ही 90 डिग्री हो गया, ठीक है बेटा। तो देखो DA3 cos 90 डिग्री, हमको यहाँ पे तीन कोण मिले, कि एक ये, ठीक है। एक बेलन को हमने एज्यूम किया था, जिसमें हमने इसकी जो ऊंचाई रखी थी H माना था, और जो इसके बीच की दूरी P बिंदु से बीच की दूरी, इसके केंद्र से P बिंदु तक के बीच की दूरी तार की R माना था, ठीक है। यहाँ पे देखो इससे, ठीक है, यहाँ पे R माना था ना, ऐसे, ठीक है। तो वही वाला मैंने माना था। उसके बाद जब इसमें कोण को हम दर्शाने लगे, तो यहाँ पे DA1 cos 90 डिग्री, DA2 cos 0 डिग्री, DA3 cos 90 डिग्री, ठीक है। देखो अब हम क्या करेंगे, अब हमको पता है गाउस का नियम, ठीक है। अब गाउस का नियम का जो फार्मूला होता है वो होता है तुम्हारा इंटीग्रेशन ऑफ EDA वेक्टर फॉर्म में cos थीटा, ठीक है। ये फार्मूला होता है फाई ऑफ E इज इक्वल टू, ठीक है, ये फार्मूला होता है ना। अब सेम यही फार्मूला को बहु उठा के रख दो, तो फाई E इज इक्वल टू, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ EDA1, ठीक है। अब यहाँ से एक एक करके कोण को उठा, जो तुम एंगल फाइंड किया, एक एक करके यहाँ से उठा के पुट कर दो इसमें, DA1 cos ऑफ 90 डिग्री, ठीक है, cos ऑफ 90 डिग्री प्लस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ EDA2 cos ऑफ 90 डिग्री, cos ऑफ 90 डिग्री, सॉरी cos ऑफ 0 डिग्री, ये तुम्हारा cos ऑफ 0 डिग्री प्लस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ EDA3 cos ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। अब देखो बेटा cos 90 का वैल्यू क्या होता है, cos ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल टू, बोलोगे सर cos 90 डिग्री का वैल्यू तुम्हारा 0 होता है, ठीक है, cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। तो ये तो तुम्हारा सॉलिड कटा, ये भी तुम्हारा सॉलिड कटा, ठीक है, कटा ना। एक मिनट, हाँ देखो ये तुम्हारा एक ये EDA1 cos 90, EDA3 cos 90, ये तो तुम्हारा कट गया, ठीक है। उसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो बचा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ DA2 cos ऑफ 0 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे एक और लिख दो, cos ऑफ 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। आगे देखो, यहाँ तक कर लिए, चलो देखो यहाँ तक उतार लिया। आगे देखो, तो यहाँ पे देखो जब आगे करोगे तो cos ऑफ E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ EDA सिर्फ बचेगा, क्या बचेगा, EDA बचेगा, ठीक है। EDA यहाँ पे क्या था, 3 था, ये EDA 2, तो EDA 2 बचेगा यहाँ पे,
ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, कंफर्म हो? ठीक है। अब देखो बेलन का जो आयतन, सॉरी, बेलन का जो क्षेत्रफल होता है वो 2 पाई आर एच के बराबर होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इस इंटीग्रेशन को यहाँ पे हल कर देंगे हम, समाकलन को। ठीक है, तो जब समाकलन को हल करेंगे तो ई कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा और उसके बाद होगा dA2, और ये dA2 इज इक्वल टू, इसको हम ए कर लेते हैं। ठीक है, ये dA2 क्या है, ये तुम्हारा ए क्या है, एरिया, यानी क्षेत्रफल को ये डिनोट कर रहा है। ठीक है, dA2 क्या dA2 को क्या एज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे हम, ए एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, और dA का मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। ठीक है, ये 2 तो तुम्हारा कोण को बता रहा है। ठीक ना, जो तुम्हारा जो 3 एंगल आया था dA1 dA2 dA3, उसका कोण को बता रहा है कि dA2 लेकर चल रहे हैं हम। ठीक है, और टोटल dA को हमने क्या माना, ए माना, और ए का मतलब क्या होता है इंग्लिश, एरिया, एरिया का मतलब क्षेत्रफल होता है। तो सिंपल वहां पे लिख देंगे फाई ऑफ ई इज इक्वल टू ई, अब इंटीग्रेशन जब हटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई आर एच। ठीक है, अब 2 पाई आर एच क्या है, तो बेलन का क्षेत्रफल जो होता है 2 पाई आर एच होता है। ठीक है, तो सिंपल यहाँ से हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट तुम्हारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। आगे देखो नेक्स्ट प्रोसेस में क्या करेंगे, यहाँ से तुम अगर यहाँ तक करोगे तो 3 नंबर तुम्हारा आ गया। अब देखो बेटा चलेंगे हम गाउस के नियम से, जो हमने गाउस का नियम पढ़ा हुआ था, गाउस के नियम एकदम सिंपल है यार, बस फिगर को समझ जाओगे सब समझ जाओगे। ठीक ना, इसमें ज्यादा इक्वेशन है, गाउस के नियम से। ठीक है, गाउस के नियम से हम क्या जानते हैं, तो फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, जानते हैं ना, आई नो। ठीक है, फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, अब देखो लेमडा इज इक्वल टू रैखिक आवेश घनत्व में मैंने बताया हुआ था, लेमडा इज इक्वल टू क्यू बाई एच होता है। क्या बताया था, रैखिक आवेश घनत्व से लेमडा इज इक्वल टू क्यू बाई एच होता है। ध्यान दो, रैखिक आवेश घनत्व लेमडा क्यू बाई एच होता है। ठीक है, इसको याद रखना। ठीक ना, रैखिक आवेश घनत्व की बात कर रहे हैं, रैखिक आवेश घनत्व यहाँ पे लिख इक्वल टू रैखिक आवेश घनत्व, इसको बगल में लिख देना, रैखिक आवेश घनत्व है। चलो आगे देखो, फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, हम यहाँ पे किसी जगह गाउस के नियम चल रहे हैं, तो देखो अब फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से हम क्यू का वैल्यू फाइंड करेंगे, लेमडा इज इक्वल टू जो क्यू बाई एच था, यहाँ से अब हम क्यू का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा क्यू इज इक्वल टू लेमडा एच हो जाएगा। ठीक है, क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेमडा एच हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे लेमडा एच इज इक्वल टू, यहाँ पे एप्सिलॉन का एप्सिलॉन ही है। ठीक है, और ये जो तुम्हारा आया इसको हम सब इक्वेशन 2 मान लेंगे। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से, फर्स्ट व सेकेंड से अब इसको हम लेके चलेंगे। ठीक है, दोनों का कंपेयर कर देंगे। ठीक है, यहीं पे कर देते हैं। तो देखो जब फर्स्ट समीकरण तुम्हारा क्या है, ई 2 पाई आर एच इक्वल टू के जस्ट उस साइड वाला लेना है। ये जो देखो यहाँ पे फाई, यहाँ पे देखो यहाँ पे तुम लोग समझ रहे हो सर आप फाई क्यों नहीं ले रहे हैं, तो यहाँ पे मैं करके दिखा दे रहा हूँ। जो फाई ई है वो ई के बराबर है। ठीक है, फाई ई है जो, सॉरी फाई के बराबर है। ठीक है, वो फाई के बराबर है। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, तो ई इज इक्वल टू 2 पाई आर एच इज इक्वल टू, अब फाई का क्या था, लेमडा बाई एप्सिलॉन नॉट, लेमडा एच बाई एप्सिलॉन नॉट, क्या था, लेमडा एच बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो अब देखो ई का जो वैल्यू फाइंड करेंगे, विद्युत क्षेत्र का जो वैल्यू फाइंड करेंगे, जो पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो हम फाइंड करने वाले थे उसका वैल्यू आएगा। जब इसको हल करोगे तो लेमडा इज इक्वल टू 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, दिस इज योर आंसर। ठीक है, लेमडा इज इक्वल टू 2 पाई, ई इज इक्वल टू लेमडा बाई 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 1 मिनट, 2 पाई आर, हाँ देखो 1 मिनट, यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन है। देखो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे जो तुम्हारा 2 पाई आर एच है, हमने जो बेलन में एच माना हुआ था, उसकी हाइट माना हुआ था, जो मानते हैं उसको काट देते हैं बाबू। ध्यान रखना, याद रखना, जो हम लोग मानते हैं उसको क्या करते हैं, उसको हटाना पड़ता है। ठीक है, हम अपनी जरूरत के हिसाब से उसको, जो जैसे एक्स वाई जेड हम जो भी माने उसको हटाना पड़ता है, लास्ट में उसको आंसर नहीं लिखे उसको हटाना पड़ता है। तो देखो एच से तुम्हारा ई एच कट गया, इक्वल टू को जस्ट इधर उधर है तो तुम्हारा कट गया। तो जो तुम्हारा आया वो आया ई 2 पाई आर इज इक्वल टू लेमडा बाई एप्सिलॉन नॉट। हमने यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने बेलन में इसकी ऊंचाई को एच माना हुआ था, तो याद रखना जो मानते हैं उसको हटाया जाता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे एच को साइड कर दिया। तो जो तुम्हारा ई का फाइनल वैल्यू आया, तो जो तुम्हारा ए का फाइनल वैल्यू आया वो लेमडा इज इक्वल टू 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, दिस इज योर आंसर, 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। ये तुम्हारा क्या आया, तो ये तुम्हारा आया पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की
तीव्रता, तो लिखेंगे P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू लेमडा बाई 2 पाई r एप्सिलॉन नॉट। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो एकदम सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, फिगर को समझना और एक फिगर ये मानना है तुमको, तार वाला मानना, और एक तुम्हारा ये बेलन का मानना। ठीक है, याद रखना जो भी हम यहाँ पे h माने थे इसकी हाइट को, तो इसको हटाना पड़ता है लास्ट में। तो जो भी तुम मानो h x y z, तो हमने अपनी जरूरत के हिसाब से हाइट का हिंदी ऊंचाई होता है तो हमने ऊंचाई मान लिया, इसका h मान लिया, तो इसको हमने h को हटाया। ठीक है, तो आज की इस वीडियो तुम लोग कैसा लगा? वीडियो अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और देखना और डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, उसमें इंपॉर्टेंट तुमको यहाँ पे प्लेलिस्ट दे देंगे हम। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में यहीं तक बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं नए किसी टॉपिक के साथ। ठीक है, धन्यवाद।